नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, जिस तरीके से चाइना ने और पाकिस्तान ने अपने अलायंस को बनाया है, भारत के लिए आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कतें हो सकती है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत को टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा और उसे जीतना भी पड़ेगा। केवल लड़ना ही जरूरी नहीं है, उसको जीतना भी जरूरी है। और अगर हमने एक अच्छी स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाया तो हम लोग वो युद्ध हार सकते हैं। और जीतना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज इंडिया एक ग्रोइंग नेशन है और हमको आगे इसको बढ़ाना है और भारत का जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भारत इस टू फ्रंट वॉर के अंदर किस तरीके से स्ट्रेटेजी को अपनाए ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके, वो पाकिस्तान को काउंटर कर सके, और एक नया दुश्मन हमारा धीरे धीरे बन रहा है और वो है बांग्लादेश, जिसमें चाइना ने इतनी फंडिंग की है। और रिसेंटली ये भी न्यूज आ रही थी कि चाइना की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको बांग्लादेश के अंदर डिस्पैच किया जाएगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि चाइना किस तरीके से भारत के नेबर्स को तैयार कर रहा है कि वो भारत के ऊपर अटैक करना शुरू करे। तो भारत को टू फ्रंट पर नहीं, फिर थ्री फ्रंट पर भी युद्ध लड़ने के लिए सक्षम बनना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार भारत की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। भारत के सामने क्या चुनौतियां अभी हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। और भारत आगे आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिकली हमने ग्रो किया है, आगे आने वाले समय में हम लोग ग्लोबल लेवल पर एक अच्छी छाप जो है वो छोड़ सके, अपना इंपैक्ट जो है वो क्रिएट कर सके, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान आखिरकार जिस चेक को लिए हुए बैठा है, जिस पैसे को लिए हुए बैठा है जो कि चाइना ने उसको दिया है, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। उसको केवल और केवल चाहिए कि चाइना से फंडिंग मिलती रहे और वो भारत को परेशान करता रहे। और भारत एक डिफेंसिव मोड में आ चुका है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के पास में सबसे ह्यूज पॉपुलेशन है और जब भी युद्ध होता है तो हमेशा जो निर्दोष लोग हैं वो उसके अंदर मारे जाते हैं। भारत को यह पता है कि हम लोगों ने एक बार पाकिस्तान के साथ में युद्ध करना शुरू कर दिया तो हम लोग टू फ्रंट पर नहीं, थ्री फ्रंट्स पर युद्ध लड़ेंगे। आज इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट दिए ताकि पाकिस्तान को कह दिया कि भाई एक तरफ से तू लड़, दूसरी तरफ से मैं लड़ता हूं, और तीसरा मैं अपना एक नया दुश्मन जो कि बांग्लादेश को मैं पैदा कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि भारत के साथ में क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कासगढ़ से शुरू होता है और पहुंचता है ग्वादर पोर्ट पर। ग्वादर पोर्ट को ऑलरेडी जो है वो चाइना ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है। एक्चुअली में ग्वादर पोर्ट इसीलिए ज्यादा सेंसिबल है क्योंकि यहां से वो बलूचिस्तान को काफी अच्छे से एक्सेस कर सकता है। अगर चाइना को कल को मान लीजिए कि मिलिट्री यहां पर एस्टेब्लिशमेंट करना हो, डिफेंस को यहां पर भेजना हो बलूचिस्तान के अंदर, कल को बलूचिस्तान मीर बलूच ये कह दे कि भाई हम तो अलग होंगे, तो इजीली जो है वो चाइना यहां पर भेजकर इसको जो है कहीं ना कहीं सैचुरेट करने की कोशिश करेगा। तो सीपीईसी, जिसमें चाइना का लगभग $48 बिलियन पैसा लगा हुआ है, आगे और भी उसमें इंजेक्ट कर रहा है वो, तो कासगढ़ से लेकर यहां तक वो अब इसको जो है ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक पॉइंट बन चुका है। अगर हम लोग पीओके की बात करें तो पीओके की पूरी जो लेंथ है वो लगभग 744 किलोमीटर के आसपास में है। एग्जैक्ट जो है लगभग 750 किलोमीटर के आसपास में हम लोग पीओके को देखते हैं। अब पीओके जो है, पीओके का जो एरिया है वो तो है तो इंडिया का, लेकिन चाइना पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है 1947 से 26 अक्टूबर की वो जो डेट थी उसके बाद से लेकर। तो पीओके से ये सीपीईसी गुजरता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। अब एक्चुअली में क्या हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस समय अभिनंदन वर्धमान को उन्होंने अरेस्ट किया हुआ था पाकिस्तान ने, तो हमने सीपीईसी को उड़ाने को लेकर ही जो धमकियां दी थी चाइना को कि हम लोग इसको खत्म कर देंगे, तो चाइना ने कहा पाकिस्तान को यार इसको छोड़ दो, क्यों जबरदस्ती आप दुश्मनी मोल ले रहे हो। तो ये जो पीओके एरिया से गुजर रहा है सीपीईसी, आज भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। हमसे बिना पूछे हमारे एरिया में से इतनी बड़ा एक कॉरिडोर निकल रहा है, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए कि भारत को अगर टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ा तो चाइना जो है वो सीधे यहां पे इन्वेड कर सकता है। और ऑलरेडी उसने 1962 के अंदर लद्दाख का जो एरिया है इसको ऑलरेडी एक्सेस में कर रखा है, तो वो भी डिस्टर्बिंग है। तो हमारे पास में आज सबसे बड़ा चैलेंज है सीपीईसी का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दूसरा चैलेंज है कि चाइना ने जिस तेज गति से इंडियन ओशियन के अंदर अपने पोर्ट्स बना लिए हैं। देखिए, चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी है, वो कर्ज देता है और दूसरा देश अगर कर्ज नहीं चुका पाए तो उस कंडीशन के अंदर वो कहता है कि यार ठीक है, तुम्हारा जो पोर्ट है वो हमको दे दो। ये श्रीलंका की हालत में बताता हूं, श्रीलंका के 2 पोर्ट कोलंबो और हम्बनटोटा आज चाइना के अधिकार क्षेत्र में है
और 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिए हुए हैं चाइना के द्वारा। तो पहले तो क्या किया कि चाइना ने कहा कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करते हैं श्रीलंका के अंदर, हम वहां पर पोर्ट्स बनाएंगे, हम वहां पर जो है डैम्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो इस जाल के अंदर श्रीलंका फंस गया। लेकिन जो पैसा चाइना के द्वारा दिया गया था उसको ब्याज समेत जो है वापस से लौटाने के अंदर श्रीलंका कैपेबल नहीं था। तो श्रीलंका को कहा कि ठीक है, तू पैसे वापस मत दे, एक काम कर कि ये जो पोर्ट है हम्बनटोटा ये हमको दे दे लीज के लिए, और जब 99 ईयर्स के लिए दे दिया जाए और उसके बाद में हम लोग इस पैसे को कवर कर लेंगे। तो ये एसेट जो है वो चाइना ने डेवलप कर लिया यहां पर। और बात ये है, बात ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, इकोनॉमिकली आप यूज कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन आप उसको आगे जाकर डिफेंस यूज में करेंगे, ये चाइना की रणनीति है। क्योंकि भारत को अगर घेरना है तो चाइना क्या करेगा, पहले इकोनॉमिक रिलेशन बनाएगा और बाद में डिफेंसिव जो है वहां पर खेलना शुरू करेगा, डिफेंस इक्विपमेंट वहां भी भेजेगा। जैसे आप लोग को पता है कि यहां पर एक नेवल शिप जो है चाइना के द्वारा भेजी गई थी, जो कि निगरानी करने के लिए आई थी। अच्छा, चाइना ने केवल श्रीलंका में नहीं, आप देखिए कि जैसे खलीफा पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, उसके बाद में कराची पोर्ट है, ठीक है, पायरा पोर्ट है जो कि बांग्लादेश के अंदर है और अभी न्यूली डेवलप किया है इसको, चिटगांव पोर्ट है, साथ ही के अंदर मलक्का पोर्ट है, आप देखिए लामू पोर्ट है, उसके बाद में सूडान के अंदर भी पोर्ट है इनका। तो हर देश के अंदर ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम अपने पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि कल को कोई भी अगर बात हो, डिफेंस अगर वहां पर कोई भी वॉर की कंडीशन आती है तो सीधा जो है वो इंडिया को यहां से टारगेट कर सकता है। तो हमको ये चैलेंज है कि हम लोग भी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर एक्सेस करने के लिए, जैसे हमने यहां पर पोर्ट जो है ईरान के अंदर पोर्ट बनाया, चाबहार पोर्ट, ठीक है, श्रीलंका से हमने बात की कि ठीक है कोलंबो का कुछ टर्मिनल जो है वो चाइना के पास में है, कुछ टर्मिनल्स का एक्सेस जो है वो हमको भी दे दीजिए, और ये हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो जिस तरीके से चाइना काम कर रहा है उसके काउंटर में इंडिया को भी काम करना पड़ेगा। साथ ही में भारत के लिए चुनौती है टेररिज्म। आज पाकिस्तान मानता नहीं है। कल मैं अदनान सामी का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो इंटरव्यू के अंदर कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो जनता है उनको सब कुछ पता है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, उनकी इकोनॉमी क्यों डाउन है, टेररिज्म को कैसे कैसे फंडिंग की मिलती है, कहां से फंडिंग मिलती है, इनको वेपन्स कहां पे मिलते हैं, पाकिस्तान की आवाम को सब कुछ पता है। लेकिन जानते हुए भी अनजान बनना ये इनकी फितरत के अंदर है। तो अदनान सामी ने कहा कि जब यार मेरी जो मदर थी, जब इनकी डेथ हुई तो जनाजे के अंदर भी मुझे पाकिस्तान के अंदर नहीं जाने दिया गया, मैंने वीडियो कॉलिंग से अपनी मां का जो जनाजा था वो देखा था। तो पाकिस्तान एक्चुअली में ह्यूमैनिटी के लिए तो काम करता ही नहीं है और उससे कोई आशा भी नहीं है। शेक्सपियर जो है वो क्या कहते हैं, शेक्सपियर कहते हैं कि यानी कि पर्सनली वो कहते हैं कि आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग लें तो पाकिस्तान से कोई आशा ही नहीं है कि वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा। तो पाकिस्तान जो है वो चाइना जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्या करता है, टेरर फंडिंग करता है। अब उस टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान जो है वो अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करता है। आज पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सबको पता है, वो सब जो है लश्कर तैयबा इनको फंडिंग करते हैं और मीडिएट करते हैं इनको। तो चाइना को कमजोरी पता है, चाइना को पाकिस्तान की कमजोरी ये पता है कि पाकिस्तान एनी हाउ इंडिया को किसी भी तरीके से टेररिज्म जो है अटैक करेगा और उसके लिए फंडिंग जो है वो चाइना के द्वारा, साथ ही में वेपन्स। और मैंने आपको बांग्लादेश का एग्जांपल दिया कि बांग्लादेश के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए ऑलरेडी जो है एग्रीमेंट हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही के अंदर चाइना, एक रिपोर्ट आई थी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की जो कि यूएस की है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज व्यू चाइना एज ग्रोइंग थ्रेट। मतलब चाइना जो है वो केवल भारत के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो बनते जा रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इससे यूएस को बड़ा जो है एक हम लोग कह सकते हैं कि बैक पुश मिल सकता है, बैक उनको मिल सकता है ना, बैकफायर वो हो सकते हैं। तो चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो इंडिया के लिए नहीं, यूएस के लिए भी हो सकता है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी काफी, और साथ ही के अंदर वो अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, साइबर वॉरफेयर को, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ये सब कुछ जो है वो आज चाइना डेवलप कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा एक थ्रेट जो है वो हो सकता है। साथ ही के अंदर न्यूक्लियर एम्बिशन पाकिस्तान ये चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने एज नो, जैसे हम लोग जितना भी हमको पता है कि 172 के आसपास में न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो पाकिस्तान ने बना लिए हैं, लेकिन वो किसकी मदद से, चाइना की मदद से। और अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को ही क्लियर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वो आज चाइना के ऊपर डिपेंड है।
तो चाइना को पता है कि पाकिस्तान की पूरी डिपेंडेंसी आज चाइना के ऊपर है, तो चाइना अपने अनुसार उसको अपनी उंगलियों पर नचाता है। वो कहता है कि अटैक कर तो अटैक करेगा, वो कहेगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ तो बनाएगा वो, क्योंकि कल को पता है कि पाकिस्तान का यूज वो कर सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि वो टू फ्रंट जो है वो कैसे क्रिएट होगा, है ना। और चुनौतियां हमारे पास में है। एक चुनौती क्या है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भारत की जो ह्यूज पॉपुलेशन है, हमको इसको और स्किल्ड करना पड़ेगा। स्किल इन द सेंस कि हमको इकोनॉमिकली ग्रो करना पड़ेगा, तब जाकर सब कुछ शांत हो पाएगा। लेकिन पहले देखते हैं कि आखिरकार इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान को कैसे काउंटर बैलेंस कर सकता है। सबसे पहली बात है कि हम लोग क्वाड का यूज करना शुरू करें। क्वाड्रिलैटरल जो 4 देशों का समूह है, जिसके अंदर जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए शामिल है। चाइना ने इसको कहा है कि ये एशियन नाटो है। अब नाटो क्या काम करता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1949 के अंदर ब्रुसेल्स के अंदर की गई थी। तो उसका काम क्या है, उसका काम है कि उस संगठन के अंदर जो भी शामिल है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मिलिट्री हेल्प, डिफेंस जो है वो प्रोवाइड करवाना। इसीलिए चाइना कहना कि ये तो क्या है, एक तरीके से एशियन नाटो है, एशिया के अंदर बनाया गया नाटो है। हाँ देखिए, अब जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अगर भारत के ऊपर इस तरीके से जो है बर्ताव करेगा, पाकिस्तान समझने वाला है नहीं, तो हम लोग फिर क्वाड कंट्रीज की मदद से पाकिस्तान को जवाब देंगे। और अब वो समय आ चुका है कि क्वाड कंट्रीज मिलकर क्या करें, एक बहुत बेहतरीन मिलिट्री एक्सरसाइज करें, जिससे पाकिस्तान को ऑलरेडी थ्रेट जो है वो मिलना शुरू हो चुका है ना, और हो भी जाएगा आगे जाकर। तो हमको क्वाड जो है इसके बीच में थोड़ा सा और बैलेंस और फेथ जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। बात करें एशियन नेशंस की, अच्छा आसियान का नाम आप लोगों ने सुना है, आसियान के अंदर इंडिया जो है वो शामिल है। अब एक्चुअली में जैसे लाओस, फिलीपींस, ब्रुनई है, मलेशिया है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है। अब इस ग्रुप के अंदर जो है इंडिया अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करे, ट्रेड यहां पर बढ़ाए, क्योंकि आपको पता है कि इनमें से कुछ देश जो है वो अमेरिका के साथ में है, विरोध में भी है। वियतनाम का युद्ध लड़ा गया था, अमेरिका को हरा दिया गया था, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग इनके साथ में ट्रेड जो रिलेशंस हैं वो और दुरुस्त कर ले, क्योंकि कल को हमको जब फ्रंट पर वॉर लड़ना पड़ेगा, 2 फ्रंट वॉर या 3 फ्रंट वॉर, तो उस समय ये जो कंट्रीज है वो हमको इकोनॉमिकली बैलेंस कर सकती है। तो हमको ये एक चैनल जो है वो मिल सकता है आसियान कंट्रीज का। साथ ही के अंदर नेबरहुड्स जो है हमारे, उनमें हमारे फेथ वाले नेबर कौन कौन से हैं। देखिए बांग्लादेश के अंदर अभी तो जो है वो इंबैलेंस की कंडीशन है, इकोनॉमी, डेमोक्रेसी जो है वो कोलैप्स की तरफ है। यूनुस खान वहां पर कभी भी हट सकते हैं, तख्ता पलट बांग्लादेश के अंदर कभी भी हो सकता है, और अमेरिका की कठपुतली अभी बांग्लादेश बना हुआ है। लेकिन शेख हसीना जिन्होंने पॉलिटिकल असाइलम आज भारत के अंदर लिया हुआ है, ऑलरेडी हमारे पास में फेथ है, क्योंकि कल को देखिए होगा ये कि वहां पर शेख हसीना प्रधानमंत्री जो है बनेंगी, ठीक है ना। फिर देखिए हमारे पास में मालदीव जो है थोड़ा सा अभी बिगड़ेल बच्चा है, उसको सुधारना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, इंडिया पर फेथ जो है करने की जरूरत है। जबरदस्ती क्यों पैसे के चक्कर में चाइना भागता है बार बार, क्यों उसके इन्फ्लुएंस में आता है। तो हमको नेबरहुड जो है इसको और जो है इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। साथ में और भी जो कंट्रीज हैं इनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा, इनके साथ में रिलेशन जो है वो काफी अच्छे हमको बनाने पड़ेंगे। मेक इन इंडिया, अभी रिसेंटली आपने देखा कि एप्पल जो है उसने कहा कि भारत के अंदर लेबर हमको सस्ती मिलती है और पहले से ज्यादा स्किल्ड हो चुकी है, पहला बात। दूसरी बात, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज हैं, सब्सिडीज मिलती हैं, वो आज सपोर्ट करती हैं दूसरी कंपनीज को। इसलिए एप्पल ने तमिलनाडु के अंदर अपना प्लांट जो है वो लगा लिया है और 1300 करोड़ रुपए वहां पर इंजेक्ट ऑलरेडी कर दिए हैं। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा आईफोन मैन्युफैक्चर की जो ग्रोइंग रेट है वो आज भारत में हो चुकी है। तो भारत को मेक इन इंडिया के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम लोग इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होंगे, हमारी पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ेगी, हम लोग जो है वो ट्रिलियन, जैसे अभी 4.7 ट्रिलियन डॉलर पर हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और जो टॉप 5 इकोनॉमीज हैं उसके अंदर काउंट हो चुके हैं, तो हमको और इकोनॉमिकली ग्रो करना पड़ेगा। जेब में पैसा होगा तो ऑटोमेटिक जो है हमारा दिमाग घूमेगा कि कैसे पाकिस्तान को जो है वो बैलेंस करना है। तो हमको मेक इन इंडिया जो है इसको और पुरजोर इसका ध्यान देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैक्सिमम अगर हमने एक्सपोर्ट किया मेक इन इंडिया का, इंपोर्ट कम किया, तो हम लोग जो है बहुत आगे निकल सकते हैं। तो हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी मेक इन इंडिया की है। साथ ही में डिजिटल स्ट्राइक जो है इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। भारत जब चाहे तब चाइना के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक कर दे। वहां के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वहां के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वहां के जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, इनको कैसे हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो डिजिटल
स्ट्राइक के लिए भारत को तैयार होना पड़ेगा। देखिए, जब कोई आपके ऊपर पत्थर फेंकता है तो आपके पास में एक बड़ा पत्थर होना चाहिए। गोली चलेगा तो हम लोग गोला चलाएंगे, मोदी जी ने कहा था ना। तो गोला जो है वो गोला हम लोग सीधा ना फेंक कर हम लोग इनडायरेक्टली फेंके, जैसे हम लोग डिजिटल स्ट्राइक 2.0 के लिए भी तैयार रहे। तो चाइना को अगर हम लोग को पीछे छोड़ना है, क्योंकि चाइना एक बार बैकफुट पर हुआ तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिम्मत टूट जाएगी और हम लोग चाइना से लड़ सकते हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव में, है ना। समझ सकते हैं आप लोग। सबसे बेहतरीन हमारे पास में अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो है इकोनॉमी। तो डिजिटल स्ट्राइक के लिए भारत को तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही में अब बात करें तालिबान की। तालिबान को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग किसकी तरफ हैं। तालिबान को जब चाइना की तरफ से ऑफर मिलता है तो चाइना की तरफ खिसक लेता है, जब भारत की तरफ से ऑफर मिलता है तो भारत की तरफ आ जाता है। लेकिन बात यह है, फूड और ग्रेन्स के लिए अफगानिस्तान आज भारत के ऊपर डिपेंड है। जैसे हमने गेहूं वहां पर पहुंचाए थे चाबहार पोर्ट के थ्रू, तो अफगानिस्तान ने कहा था कि बेशक हम लोग जो है वो आज भारत के साथ में हैं, लेकिन एक्चुअली में जब बात आती है पैसे की तो वो फिर चाइना की तरफ मूव कर लेता है। तो हम लोगों को चाहिए कि तालिबान को हम लोग अपने पक्ष में रखें, ताकि वो उधर से पाकिस्तान, खैबर पख्तूनवा जो इलाका है वहां पर वो पाकिस्तान को क्या करे, एंगेज रखे, ठीक है। तो हमको जो है तालिबान के साथ में भी अच्छे रिलेशन, तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज हैं। और भारत देखिए, अभी आप बहुत सारे जैसे गर्मजोशी के जो लोग हैं इनको लगता होगा कि यार क्यों पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया है, हमको उड़ा देना चाहिए था पीए को, क्यों, है ना, इस तरीके से ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। एक्चुअली में क्या है कि रियल कंडीशन कुछ और होती हैं जिसको हम लोग यहां पर बैठे हुए एज्यूम नहीं कर सकते हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह की गई थी तो उस समय बहुत नुकसान पाकिस्तान का हुआ था, तो हमने अभी कोई कम नुकसान नहीं पहुंचाया है, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। तो हमको जो भारत की जनसंख्या है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कल को मान लीजिए युद्ध लड़ा जाता है ना। तो अगर हमारी इकोनॉमी डाउन पड़ती है तो फिर सब अंगुलियां ये उठाएंगे कि यार इकोनॉमी डाउन पड़ गई है, क्योंकि वो नहीं दिखेगा कि यार हमने जो है वो पाकिस्तान के साथ में युद्ध किया है। सब जो है फिर इकोनॉमी के लिए करेंगे कि यार गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट जो होती है उसको हर चीज को बैलेंस करना होता है, ठीक है दोस्तों। हमारा ये जो 175 डेज का कोर्स है, मैं कहता हूं कि आप लोगों को एक बार जीवन के अंदर जरूर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, चुनौती लेना, चैलेंज लेना आज जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर बहुत बड़ा एक हिम्मत चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो आपको क्विट 75 कोड को यूज करना है और 500 रुपीज में ऑफर प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। आप लोग जरूर हमारे इन टेक्निक्स को यूज कीजिए और पोर्नोग्राफी को हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर मैं आप लोगों के लिए जियो पॉलिटिक्स के शॉर्ट्स जो है वो सेंड कर रहा हूं, आप लोगों को देखो, काफी डायमेंशंस के अंदर आप लोगों को शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही के अंदर दीपक इंद्रा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, यहां पर भी आपको शॉर्ट्स मिलते हैं। तो मिलते हैं आप लोग अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।